हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एकदम बेसिक। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने पॉलिटी और जियोग्राफी की क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि बाइलिंगुअल क्लास थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में समझाई गई थी। इन द सेम फैशन आज हम अपने हिस्ट्री के कोर्स को कवर करने जा रहे हैं, हिस्ट्री की क्लास को कवर करने जा रहे हैं। इस हिस्ट्री की क्लास में आपको पता है, हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विशाल सब्जेक्ट है। इसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों के पार्ट आते हैं। तो इस क्लास को जो हम कवर करेंगे, उसके टॉप 100 क्वेश्चन में इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन शामिल होंगे, जो कि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको हमारे ये टॉपिक समझाने का तरीका आपको पता है। क्वेश्चंस विद ऑप्शन होंगे, मास्टर टेबल्स होंगी, बीच में कंपाइल डाटा होगा, कंपैरिजन बेस्ड स्टडी होगी। मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपके सामने दोनों टेबल सामने होंगे, ताकि आप कंपेयर करके लॉन्ग टर्म के लिए उसको मेमोरी में रिकॉल कर सके। ऑथेंटिक डाटा होगा, बहुत छांट के इस डाटा को डाला गया है और एक आपको पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक कौन था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोल रहा है कि इनमें से किसी एक ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जो जगह खोज हुई थी, उनमें योगदान रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में खोजी गई सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, जिसकी खोज सिंधु नदी, जिसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुई थी। इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा नाम की जगह पर। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ एक पुरातात्विक स्थल है। और इस हड़प्पा की खोज, उत्खनन करवाई थी दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में। और यहाँ पर इस मैप में इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, एक ही जगह पर हैं। इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा करके नीचे क्वेश्चंस में पढ़ते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में एक किसका योगदान रहा है? दयाराम शाहनी ने हड़प्पा की खोज करवाई थी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? यहां पर मॉडर्न रिवर, जो आज की नदियों के नाम है, बेसिकली सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और उसके अलावा और नदियां, उनके ऋग्वैदिक नाम यहाँ पे मेंशन है। और बोल रहा है रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम पुरुषनी था। तो पुरुषनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की 3 खंडों की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी या अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा लिखने वाला था अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी, जिसको अकबरनामा कहते हैं, वो 3 खंडों में लिखी थी, और जिसका तीसरा खंड को कहते हैं आईने अकबरी। ये तीनों के तीनों खंड, अकबरनामा के तीनों खंड किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये अबुल फजल के द्वारा लिखे गए हैं। तो अबुल फजल इज द राइट आंसर। बाकी डिटेल्स आप अबुल फजल के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। वो कब वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं। और वो आंदोलन कब वापस ले लिया? महात्मा गांधी ने 1920 में एक असहयोग आंदोलन शुरू करा। ये आंदोलन 2 साल तक चलता रहा, और 4 फरवरी 1922 के दिन चौरी चौरा की घटना हो जाती है, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है। उसमें पुलिस स्टेशन को आग पे रख दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर महात्मा गांधी स्तब्ध हो जाते हैं, और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये वापस लिया था उन्होंने 11 फरवरी 1922 को। तो 11 फरवरी 1922 इज द राइट आंसर। और ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि किसने करी थी? उनके दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने ही इनकी रचना, जो शासक हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, बाणभट्ट ने लिखी थी। तो बाणभट्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस वर्ष हुई थी? यही वो लड़ाई थी। वैसे तो पानीपत की 3 लड़ाइयां बड़ी फेमस हैं, 1526, 1556 और 1761, जिसमें पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये कब होता है? 1526 ईस्वी में होती है पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कटिया के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां मनाया गया था? सबसे पहले तो ये 3 कटिया क्या है?
तीन कठिया बिहार के चंपारण में नील की खेती के लिए ऐसी प्रणाली थी जिसके तहत किसानों को अपनी खेती के 15% हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ नील उगानी होती थी। इससे किसान बहुत ही वहां पर ठीक कंडीशन में नहीं थे, तो उन्होंने आंदोलन शुरू करा और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये कहां पे हुआ था? चंपारण में हुआ था। तो चंपारण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में हुआ था ये आंदोलन। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना करी जिसे कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया, जो कि 1922 में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। लेकिन गांधी जी के इस डिसीजन से जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो बहुत स्तब्ध हो गए और उन्होंने महात्मा गांधी जी के इस डिसीजन से नाराज होकर एक स्वराज्य पार्टी का गठन करा था और इसका गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करा था। तो उस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज्य पार्टी था उस पार्टी का नाम। जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद पहली पार्टी बनी थी वो स्वराज पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम ईंट वाला बंदरगाह एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये मैप बताया था आपको और कुछ प्लेसेस के बारे में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो ऐसी ही एक जगह थी लोथल, जो कि गुजरात में पड़ती है। वहां पर क्या होता था? डॉकयार्ड मिले हैं, जहाज बनाने का स्थान मिला है। और वही पूछ रहा है कृत्रिम ईंट वाला बंदरगाह शहर एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? वो लोथल था, जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद करी थी बहुत सारी कुप्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए, जैसे कि सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, इन सबको। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ब्रिटिश भारत के में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों को जीके वाले पोर्शन से डर लगता है, लेकिन अब उस चीज का सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। आप कंप्लीट जीके पैकेज की मदद से एसएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वीडियो लेक्चर्स की मदद से 1 महीने से भी कम समय में कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एकदम बेसिक ऐप इंस्टॉल करनी है, कोर्सेज वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद जीके वाले आइकन पे क्लिक करना है, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स शो होने लग जाएंगे। इस कोर्स में आपको जीके मास्टर पीडीएफ ही मिलेगी, जिसमें टोटल 4000 प्लस क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशन होंगे, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपके मोबाइल या लैपटॉप में हमेशा के लिए डाउनलोड हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट ओनली जीके मास्टर पीडीएफ लेना चाहता है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिर रिज्यूम करते हैं क्लास को। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो किसके द्वारा विभाजित कर दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पे। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहता है 1899 से लेकर 1905 तक। बंगाल का विभाजन 1905 से शुरू होकर 1908 तक जारी रहता है। बंगाल के विभाजन क्यों, उन्होंने क्या रीजन दिया था इसका? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए प्रशासनिक कार्य करना कठिन हो जाता है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन 1911 में फिर से बंगाल का एकीकरण होता है और उस एकीकरण की प्रक्रिया में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और उन्होंने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो इसमें पूछ रहा है 1905 के बंगाल विभाजन में कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 12 मार्च को शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें 2 मूवमेंट के बारे में सुनने को मिलेगा। एक तो आपको असहयोग आंदोलन है और दूसरा आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। जो 1920 का था उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो 1930 वाला है। इसमें नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी जी ने। जो 12 मार्च को उन्होंने साबरमती से यात्रा अपनी शुरू करी, वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त करी थी। इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ईयर है कुछ पार्टियों के, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है और किसके द्वारा वो बनाई गई। तो इसी क्रम में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। तो इसमें क्या आंसर है?
लाला हरदयाल इस ऑप्शन में है, लाला हरदयाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी? सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला था बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? जो वेद बहुत पहले बन गए थे तो वो वेद त्रयी के हिस्से थे। तीन वेद सबसे प्राचीनतम वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। लेकिन चौथा जो वेद है हमारा अथर्ववेद, वो वेद त्रयी जब बनी थी उस समय प्रेजेंट नहीं था, इसलिए अथर्ववेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। अथर्ववेद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू करा गया था? तो बंदोबस्त प्रणाली क्या है? किसी भी कार्य व्यवस्था को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसको बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। तो कृषि से रिलेटेड तीन बंदोबस्त प्रणालियां चलाई गई, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रणाली और महालवाड़ी प्रणाली। ये पूछ रहे हैं कि स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू करा गया? तो जमींदारी प्रथा को स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है और इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में चालू करा गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान, या इसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में सम्मानित किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था? जब चीनी यात्रियों की बात आएगी तो आपको तीन चीनी यात्रियों के नाम याद रखने हैं, फायान, वेनसांग और इत्सिंग, जिसमें से फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में और इत्सिंग चालुक्य और पल्लव शासन के दौरान आया था। यह पूछ रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएनसांग, और इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। तो हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के दो युद्ध बड़े फेमस हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये प्रथम युद्ध की बात कर रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तराइन के द्वितीय युद्ध में पूछ रहा है कि क्या परिणाम रहा? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो बीच में मैंने मेंशन करी हुई हैं, इनको स्किप मत करिए। मैं क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी जल्दी बताते हुए इसलिए निकल रहा हूं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना। आप वीडियो को पॉज करिए, इसकी डिटेल्स पढ़िए, बहुत मेहनत करके आपके लिए डिटेल्स डाली गई हैं और एक एक डिटेल ऐसी है कि ये क्वेश्चन हो सकता है यहां से नहीं, इस लाइन से आ जाए या इस लाइन से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है। वीडियो को पॉज करिए, पीपीटी पूरी रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में किसको हराया जिससे वह ईरान भाग गया था? तो शेर शाह सूरी को ही शेर खान के नाम से जाना जाता है और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो मुगल बादशाह था हुमायूं, और शेर शाह सूरी जो अफगान शासक था शेर शाह सूरी जिसने सूर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, उसके बीच में टोटल दो लड़ाइयां बड़ी फेमस हैं, जिन दोनों ही लड़ाइयों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। 1539 की लड़ाई चौसा में हुई थी और 1540 की लड़ाई कन्नौज में हुई थी। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको बिलग्राम की लड़ाई से भी जाना जाता है, कन्नौज वाली लड़ाई को। इन दोनों लड़ाइयों में शेरशाह सूरी जीत जाता है, लेकिन 1540 वाली लड़ाई में क्या होता है, हुमायूं मैदान छोड़कर भाग जाता है और उसे ईरान में जाकर शरण लेनी पड़ती है। हिंदुस्तान से बाहर भाग गया वो 15 साल के लिए और हुमायूं को ईरान के बादशाह के पास जाकर शरण लेनी पड़ती है। तो किसके बीच में हुआ था? शेर खान और हुमायूं के बीच में युद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश का गोल गुंबद या गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? बुंदेलखंड, भरतपुर, पानीपत या बीजापुर? जो गोल गुंबज है वो बीजापुर में ही है। तो बीजापुर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, कर्नाटक के बीजापुर जिले में ये पड़ता है। गोल गुंबज का निर्माण बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने ही करवाया था और उसी का वहां पर मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? इसमें डेट पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो यहाँ पे अगेन आपको दो वॉर बड़ी फेमस हैं जो याद रखनी है। एक तो प्लासी का युद्ध है, दूसरा है आपकी बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। लेकिन इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति है वो ही अंग्रेजों से मिला हुआ था और सिराजुद्दौला की इसमें मृत्यु हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजयी रहती है। तो 23 जून 1757 में ये प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। तो 1757 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ और वॉर हैं और उनके पीरियड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर हैं, आप एक बार इनकी टाइमलाइन जरूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी टेबल आपके सामने डाली है मैंने, जिसमें सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले क्या बनते हैं, बंगाल के गवर्नर बनते हैं। लेकिन फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में बदल दिया जाता है और जो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर थे उनको ही पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित कर दिया जाता है। फिर चार्टर एक्ट आता है 1833 में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदल दिया जाता है और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वायसरॉय ऑफ इंडिया में बदल दिया जाता है। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा करी गई थी। ज्योतिबा फूले संस्थापक थे सत्यशोधक समाज के। उनका उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना और सत्यशोधक समाज निचली जाति के लोगों के लिए मानवाधिकार और सामाजिक न्याय सुरक्षित करने के लिए समर्पित था। तो ज्योतिबा फूले इज द राइट आंसर, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत और शासन को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। इसे क्या कहा जाता है? जब 1857 की लड़ाई हुई थी जिसको पहली बैटल बोलते हैं फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया, इसके बाद अंग्रेजी नींव पूरी तरह से हिल गई थी। उन्होंने 1858 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं। ये इसमें क्या करते हैं, जो कंपनी की पावर्स थी वो सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। 1857 के विद्रोह के बाद, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और सीधे क्राउन द्वारा भारत सरकार का कार्यभार संभालना होता है। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन हिरण पार्क में कहां पर दिया था? तो भगवान बुद्ध के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो पूरा एक ही टेबल फॉर्मेट में आपको मैंने बता दिया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनकी शादी यशोधरा से हुई थी, इनका एक बेटा था राहुल। इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा, उस घटना को रिनंसिएशन कहते हैं। फिर इसको पाली भाषा में महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं कि रिनंसिएशन की घटना को, घर छोड़ने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, जो पाली भाषा में है। 35 वर्ष की आयु में निरंजना या पुनपुन रिवर के किनारे पर बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन और डियर पार्क में या मृगडोम में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटनमेंट होता है, जिसको पाली भाषा में निर्वाण या तथागत कहते हैं। बिकेम बुद्धा, और ये बुद्धा बन जाते हैं, तब से ये गौतम बुद्ध कहलाने लगते हैं। फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सेरेमन दिया था पाली भाषा में, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं पाली भाषा में, और उसे ही संस्कृत भाषा में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो कि सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसका आंसर क्या है? सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तोराह, अवेस्ता, कल्पसूत्र या त्रिपिटक? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्रिपिटक पुस्तक धार्मिक पुस्तक कहलाती है। इनकी त्रिपिटक तीन मुख्य श्रेणियों के ग्रंथों से बना है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक संस्कृत में इसको त्रिपिटका, पाली में कहते हैं इसको, जिसका मतलब होता है ट्रिपल बास्केट। तो त्रिपिटक त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों का पारंपरिक शब्द है। त्रिपिटक तीन प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। और ये पूछ रहा है तोराह किस धर्म से रिलेटेड है? तो यहूदी धर्म से। अवेस्ता जोरास्ट्रियनवाद से। कल्पसूत्र जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तुगलक, लोधी, खिलजी या गुलाम वंश? तो सबसे पहले भारत में आते हैं महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, या गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम राजवंश जो भारत पर शासन करता है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गुलाम वंश या मामलुक वंश से रिलेटेड है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चन, स्थापना किसने करी, कहाँ स्थित है, स्थापना क्यों करी और किसने इसको नष्ट कर दिया, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। पूछ रहा है स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा करी गई। तो इसका धर्मपाल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में ठोस चट्टान से प्रसिद्ध कैलाश मंदिर पंथ किसके संरक्षण में बनाया गया था? तो कैलाश मंदिर को कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है, जो कि एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी अखंड रॉक कट संरचना है, जिसको मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो कौन से शासक ने? राष्ट्रकूट शासक ने। उसका नाम भी मैंने दे दिया है, कृष्ण प्रथम। तो यहाँ पे अजंता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ हैं, और एलोरा की गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पर हैं। किसने उत्कीर्ण करवाया? इनकी शुरुआत, एलोरा की गुफाओं की शुरुआत राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा करवाई गई थी। तो राष्ट्रकूट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश मोरक्को का एक यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासन के दौरान भारत आया था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री है, जिसको मोरक्को कहते हैं, और यहाँ का था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इब्न बतूता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और ताज के तहत पहला वायसराय कौन था? मैंने ये टेबल आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ। ये बोल रहा है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और पहला वायसराय कौन था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को बदलकर क्या कर दिया गया था? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो इसमें लॉर्ड कैनिंग थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहले वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। 1858 से 1862 तक ये वॉइसरॉय रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ना सिर्फ इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जबकि इनको एक अच्छा वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस करा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 1882। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी थी 1882 में। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आएगा। हंटर कमीशन भी लेके आए थे एजुकेशन के लिए, इसीलिए इनको अच्छा वॉइसरॉय कहते हैं इंडिया का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य यहाँ पे सारे नाम हैं: चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने करी? तो 1930 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना करी गई। इसका उद्देश्य दलितों के अधिकारों और उत्थान के लिए काम करना था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? जिस तरह से हमारे देश में संसद के दो हिस्से होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन या राज्यसभा, और दूसरा निम्न सदन हो गया लोकसभा, इसी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो कि लोअर हाउस होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में मतलब इलेक्टेड होकर वो गए थे, और टोटल वो सिर्फ 5 वोट से ही जीते थे। ठीक है, सिर्फ 5 वोट से जीते थे दादा भाई नौरोजी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू करा गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो 1919 में आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में ऐसे प्रावधान थे कि आप राजनीतिक गतिविधियों को दबा सकते हैं, आप किसी को भी राजनीतिक कैदी बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मुकदमा चलाए आप 2 साल तक हिरासत में रख सकते हैं किसी को भी। तो ऐसे काले कानून रोलेट एक्ट 1990 के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने अपना राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करा था। और इसी में एक बहुत ही राजनीतिक इंपॉर्टेंट राजनीतिक गतिविधि होती है, जो कि अमृतसर की कांड होता है, वो इसी के बाद होता है। इसका क्वेश्चन आगे हमको मिलेगा। तो वो किसके खिलाफ था? महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह, रोलेट एक्ट 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में बारडोली के स्थानीय किसानों बारडोली सत्याग्रह के 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो ये वाला बारडोली वाला आंदोलन का नेतृत्व करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भू राजस्व बढ़ाने के फैसले के खिलाफ किसानों के साथ में नेतृत्व के लिए वो निकलकर सामने आते हैं, और बारडोली के स्थानीय किसानों द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो बारडोली के स्थानीय किसानों के द्वारा करी गई थी। ये हो क्यों रहा था आंदोलन? क्योंकि अंग्रेजों ने 30% कर की वृद्धि कर दी थी। सरकार द्वारा लगान की वृद्धि में 30% वृद्धि करी गई, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल मुखिया बने आंदोलन के, तब ये वृद्धि मात्र 6.03% करके ही उसको वापस लेना पड़ा था अंग्रेजों को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और उन्होंने स्वराज्य शब्द गढ़ा था। तो बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग इसी से रिलेटेड है, रोलेट एक्ट से रिलेटेड ही है जलियांवाला बाग, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जब रोलेट एक्ट आता है तो उसके विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अपना प्रदर्शन कर रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब पंजाब के अमृतसर में इस गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने एक पार्क में, जिसको जलियांवाला बाग कहते हैं, वहां पे उन्होंने एक मीटिंग करी, लेकिन जनरल डायर ने उस मीटिंग पर फायरिंग करने के आदेश दे दिए और वहां पर कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना कब होती है? 13 अप्रैल 1919 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने 1942 में 8 अगस्त 1942 में गोवालिया टैंक मैदान, या इसको अगस्त क्रांति मैदान, क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, के नाम से जाना जाता है, जो कि बंबई में है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। तो 8 अगस्त 1942 इज द राइट आंसर। आधी इंग्लिश आधी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? भगवान महावीर ने जैन धर्म की, जो उनको रियल फाउंडर कहते हैं, वैसे तो इनके रियल फाउंडर जैन धर्म के ऋषभनाथ हैं, लेकिन रियल फाउंडर के अगर नाम आएगा कि जैन धर्म के रियल फाउंडर कौन है, वो वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म की रियल संस्थापक बोला जाता है। ऐसे ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पे पूरी टेबल है। मैंने यहाँ पे दोनों टेबल साथ साथ इसलिए डाली है ताकि आप
कंपैरिजन बेस स्टडी कर सकें, पूरा फाउंडर कौन थे, उनकी वाइफ, बच्चे, उनका पहला नाम क्या था, उनके गुरु कौन थे, उनकी जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ताकि आप दोनों कंपैरिजन बेस स्टडी कर सकें। तो भगवान महावीर की मृत्यु पूछ रहे हैं, तो भगवान महावीर का जो बर्थ प्लेस है वो कुंडग्राम है, नियर वैशाली बिहार, और उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी बिहार में 1527 बीसीए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावापुरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवल्य का संबंध किस धर्म से है, तो कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। जिस तरह से मैंने आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक टेबल दिखाई थी, इसी सेम फैशन में जैन धर्म से रिलेटेड पूरी टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैवल्य क्या है, कैवल्य जिस तरह से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको तथागत कहा गया, ठीक है। इसी तरह से जैन धर्म में जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ भगवान महावीर को, तो प्राकृत लैंग्वेज में उनको कैवल्य कहा गया, ठीक है, और पाली भाषा में निर्वाण कहा गया। तो कैवल्य क्या है, जैन धर्म से रिलेटेड एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला को ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, तो तीन कला बड़ी फेमस हैं, आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। जब भी कला का क्वेश्चन आएगा तो गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट आपको पढ़नी ही पड़ेगी, जिसमें से गांधार आर्ट को इंडो ग्रीक आर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध को इंडो ग्रीक स्टाइल में दिखाया गया है, ग्रीक अपोलो देवता के जैसे दिखाया गया है। जैसे पोशाक रोमन की तरह पोशाक है, बड़े कान, चौड़ा माथा, दाढ़ी वाला चेहरा, मूछें, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो किस कला को ग्रीको बौद्ध कला कहा गया है, वो गंधार आर्ट को ही ग्रीको बौद्ध कला कहा गया है। इसका पैट्रोनेज, संरक्षक किसने किया था इसका गंधार कला का, वो कुषाणों ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंधार आर्ट इज द राइट आंसर। कुषाण कला के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा स्कूल है, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये सेम क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है कि गांधार आर्ट को और क्या कहते हैं, इंडो ग्रीक आर्ट। गांधार आर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको रोमन बौद्ध कला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडो ग्रीक कला, रोमन जैसी पोशाक, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। नेक्स्ट, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, राजगीर, तक्षशिला या कांचीपुरम। पल्लव वंश था कहाँ, पल्लव वंश आज का जो तमिलनाडु रीजन पड़ता है वहां पर था, और पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। तो कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम रेशम और शैलकृत मंदिरों के लिए अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की अवधि 275 ईसा पूर्व और से लेकर 1897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, कांचीपुरम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के 5 रथ किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। महाबलीपुरम को ममल्लपुरम भी कहा जाता है। प्रारंभ में महाबलीपुरम शहर का नाम ममल्लपुरम था, और महाबलीपुरम शहर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। जो पल्लव डायनेस्टी के सारे राजा हैं वो यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा होगा। सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना करी, फिर आते हैं महादेव वर्मन, फिर आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने ही महाबलीपुरम में 8 रथ निर्माण करवाए थे, जिसमें 5 पांडवों के रथ हैं, 1 द्रौपदी के रथ हैं। इसमें से भी ये क्वेश्चन आता है कि इसका सबसे बड़ा रथ किसका है, तो धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा है जो 3 मंजिल बना है, और सबसे छोटा रथ किसका है, वो द्रौपदी का रथ है, वो 1 मंजिल बना हुआ है। तो महाबलीपुरम या ममल्लपुरम पंचरथ किसके शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे। तो पल्लव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम कौन थी। जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, जो मामलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है शमशुद्दीन ऐबक, और शमसुद्दीन ऐबक के बाद आती है रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की गद्दी संभाली। अपने पिता की मौत के बाद इन्होंने गद्दी संभाली थी। तो क्या है इसका आंसर, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। कहां से लौटे थे, साउथ अफ्रीका से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका। एक कानूनी मामले में भाग लेने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 9 जनवरी 1915 को नौकायन करते हुए बंबई पहुंचे थे।
4 जून 1903 में महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने, उस देश के भारतीय नागरिकों के अधिकारों की मांग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपना समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन भी जारी किया था। तो कहाँ गए थे वो? साउथ अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों को जीके वाले पोर्शन से डर लगता है, लेकिन अब उस चीज का सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। आप कंप्लीट जीके पैकेज की मदद से एसएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वीडियो लेक्चर्स की मदद से 1 महीने से भी कम समय में कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एकदम बेसिक ऐप इंस्टॉल करनी है, कोर्सेज वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद जीके वाले आइकन पे क्लिक करना है, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स शो होने लग जाएंगे। इस कोर्स में आपको जीके मास्टर पीडीएफ ही मिलेगी, जिसमें टोटल 4000 प्लस क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशन होंगे, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपके मोबाइल या लैपटॉप में हमेशा के लिए डाउनलोड हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट ओनली जीके मास्टर पीडीएफ लेना चाहता है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिर रिज्यूम करते हैं क्लास को। मेहर उन निसा से शादी की जिसे उन्होंने नूरजहां या दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। तो मेहर उन निशा का दूसरा नाम क्या था? नूरजहां। सबसे पहले उनको नूर महल का नाम दिया गया था, फिर उसके 5 साल के बाद उनको नूरजहां का नाम दिया गया। तो उनका वैसे क्या नाम था? मेहर उन निसा। मेहर उन निसा से शादी किसने करी? जहांगीर ने करी। किसने शादी करी थी नूरजहां से? जहांगीर ने। नूरजहां का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, नूरजहां दुनिया की रोशनी और नूर महल महल की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विनियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया था? पिट्स इंडिया एक्ट, एजुकेशनल डिस्पैच, मैकाले मिनट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसका आंसर है मैकाले मिनट्स 1835। मैकाले क्या है? अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के लिए प्रचार पर जोर देना चाहते थे, और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इन्होंने मैकाले मिनट प्रस्तुत करी थी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरे दिल से स्वीकार करा, और 1835 में सरकारी प्रस्ताव ने अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक और साहित्यिक भाषा बना दिया था। तो मैकाले मिनट 1835 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगेन कंपैरिजन बेस्ड स्टडी के लिए पूरी टेबल सामने है आपकी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। जिसमें आर्य समाज की पूछ रहा है तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। कब स्थापना हुई? 10 अप्रैल 1875 बॉम्बे में स्थापना हुई। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। वीडियो पॉज करिए, इन तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशन या समाजों के बारे में आप यहाँ पे डीप स्टडी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और अपने माइंड में एक पिक्चर याद करके रख सकते हैं कि यस लेफ्ट में वो वाला समाज था, राइट में ये, सेंटर में ये, तो कौन किस टाइम पे स्थापित हुआ। बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है ना इनमें कि कौन किसका संस्थापक। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी कब थी? 1885 में। सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन हुई? एनी बेसेंट। सबसे पहले इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन हुई? सरोजनी नायडू। सबसे पहले स्वतंत्र भारत की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन हुई? इंदिरा गांधी। कितने क्वेश्चन हो गए? बहुत, सबसे पहले ही पहले थे ये। अब क्वेश्चन की डिमांड देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इन्होंने बोला है प्रथम महिला अध्यक्ष। इन्होंने ना तो भारतीय कहा, भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष, ना ही इन्होंने स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कहा। सिंपल प्रथम महिला कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझो, क्वेश्चन मांग क्या रहा है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमें आ रहा होता है, हम जल्दी से क्वेश्चन क्लिक करते हैं, गोला मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन के नेगेटिव मार्किंग वापस लेके हम आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? यहाँ पे कुछ लीडर्स के नाम हैं और उनके निक नेम्स हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। यहाँ पे दो और ये याद रखना आप थोड़ा सा, कि देश बंधु किसे कहा जाता है और दीन बंधु किसे कहा जाता है। तो देश बंधु हैं चित्तरंजन दास, ठीक है, और दीन बंधु हैं चार्ल्स फेरर एंड्रयूज। तो इसका आंसर क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट।
1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? और क्या हुआ था 1905 में? बंगाल का विभाजन हुआ था, जो 1905 से लेके 1908 तक चला। बंगाल विभाजन के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। एकीकरण किसने करवाया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। कब करवाया था बंगाल का एकीकरण? 1911 में। आप थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहा करो, जैसी कोई ईयर आए तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो पीछे की मेमोरी, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा इसको याद रखना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना जाता है? आ गया ना क्वेश्चन। तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही उनको राजनीतिक गुरु कहा जाता था, महात्मा गांधी का। और उनका राजनीतिक गुरु तो हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन धार्मिक गुरु कौन थे? वो थे श्रीमद राजचंद्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल गुरु आपने भी क्वेश्चन एग्जाम्स दिए होंगे, पूछा ही क्या होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर पूछ लिया जाए धार्मिक गुरु कौन थे, तो श्रीमद राजचंद्र थे उनके धार्मिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर ही क्यों आना पड़ा? उन्होंने बैक टू बैक 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीता था। एक जीता था 1938 में, जो कि हरिपुरा कांग्रेस सेशन हुआ था, और एक जीता था 1939 में, जो कि त्रिपुरी सेशन हुआ था। इसको उन्होंने पूरा कंप्लीट करा, हरिपुरा वाले सेशन को। लेकिन जब त्रिपुरी सेशन में उन्होंने कांग्रेस पद चुनाव जीता, तो महात्मा गांधी जी के मतभेदों के कारण उनको त्रिपुरी सेशन से इस्तीफा देना पड़ा था, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस त्रिपुरी सेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता है। तब इन्होंने बाहर आकर फॉरवर्ड ब्लॉक, कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। आजाद हिंद फौज की भी स्थापना करी थी, लेकिन इन्होंने बोला है कि पार्टी से बाहर आकर, कांग्रेस से बाहर आते ही कौन सी स्थापना करी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? सूरत विभाजन 1907 में होता है। ये हुआ क्यों था? जब बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में, और 1908 तक ये घटना चलती है बंगाल विभाजन की। इससे कांग्रेस की विफलता ने कांग्रेस में उग्रवाद को जन्म दिया। तो पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, चरमपंथी दल हो गया और एक नरमपंथी दल हो गया। जो चरमपंथी थे उनके समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक, और जो नरमपंथी थे उनके समर्थक थे मोतीलाल नेहरू। फिर 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है। रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो उदारवादी थे, और श्री अरविंदो ने दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व के सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। तो पूरा का पूरा विभाजन कब हो जाता है? 1907 में। पूरी टेबल यहाँ पे समझ ली। क्यों हुआ विभाजन? ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे कुछ मगध राजवंश दे रखे हैं, नंद, शिशुनाग, मौर्य और हर्यक। मगध राजवंश को देखें, मगध साम्राज्य को देखें, तो सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी वहां आई, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का शासक था, उसने हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी, तो ये नंबर 1 हो जाएगा। फिर शिशुनाग नंबर 2, फिर नंदा डायनेस्टी नंबर 3, और सबसे लास्ट में आता है ये। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। 4 2 1 3 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे 16 महाजनपद और उनके नाम भी हैं, और मगध साम्राज्य आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का राजा था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का राजा था। फिर भी मैंने ये इतनी टेबलें क्यों डाली हैं यहाँ? ये टेबलें आपके लिए डाली हैं मैंने, ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर रहे। अशोक तो मौर्य वंश का शासक था, क्योंकि वो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आता है, और बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। अशोक हो गया मौर्य वंश का शासक। लेकिन यहाँ वर्धन, कुषाण और गुप्ता साम्राज्य तीनों क्योंकि पूछ ही लिए थे, तो मैंने यहाँ पे तीनों की टेबल डाल दी। वर्धन डायनेस्टी, पहला राजा कौन था, किस तरह से चला,
कुषाण रूलर कैसे थे, गुप्ता डायनेस्टी कैसे चली, यहाँ पे बस मैंने पिक्चर आपके लिए डाली है कि कौन उसके संस्थापक थे और कैसे उनकी ब्रांचेस आगे फैली। तो अशोक मौर्य साम्राज्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? ऐसा क्या हो गया कि अशोक महान पूरा संन्यास ले गया? तो वो हुआ था कलिंग की घटना। कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें लाखों सैनिकों की मृत्यु हो गई, हताहत हुए, और ये सब देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया? कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने प्रशासनिक नीति में परिवर्तन आया था उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? पहले तो तक्षशिला है क्या? तो जब आप 16 महाजनपद देखेंगे तो उसमें एक गंधार जनपद आता है, उसकी राजधानी है तक्षशिला। और तक्षशिला आपको इंडिया के एकदम नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा होगा। और नॉर्थ वेस्ट में इंडिया की कौन सी नदी है? इंडिया की नदी है सिंधु, और उसकी सहायक नदियां, क्या हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एकदम नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में मैंने बता दिया है। तो सिंधु के बाद पहली उसकी सहायक नदी आती है झेलम, और इन्हीं के बीच में है आपका तक्षशिला। तो सिंधु और फिर झेलम के बीच में है आपका तक्षशिला। तो सिंधु झेलम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैप की सहायता से पूरा आपको बहुत ही क्रिस्टल समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट, अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित करी थी? बौद्ध परिषद कितनी हुई है? टोटल 4। चारों आपके सामने देखो, कंपैरिजन बेस्ड स्टडी का ये फायदा है कि सारी चीजें आपकी आंखों के सामने हैं। कितनी बौद्ध परिषद हुई? अगर आपने क्वेश्चन ना भी पढ़ा हो तो आप देख के बता सकते हैं, 4 थी। तीसरी बौद्ध परिषद के बारे में पूछ रहा है, तीसरी पे चले जाइए। अशोक ने कहां पर आयोजित करी थी? पाटलिपुत्र में आयोजित करी थी। तो पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। किसने करी, कहां पे करी, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, और उसके आउटकम क्या थे, पूरे एक ही टेबल में है। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे और इन चारों परिषदों के बारे में सीखेंगे, मतलब पढ़ेंगे डीपली, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और इस टेबल में भी आपके क्वेश्चन आएंगे अभी इस पीपीटी में भी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी वही थी जो मगध साम्राज्य की राजधानी चली आ रही थी। ठीक है, और मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पहले मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, लेकिन जो उदयन था, हर एक डायनेस्टी का जो शासक था उदयन, उसने क्या करा था? कुसुमपुरा की स्थापना कर दी थी। कुसुमपुरा पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, और इसी ने उदयन ने राजगृह से उस राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। तो क्योंकि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और मगध साम्राज्य का जो अंतिम राजवंश था, कौन था? मौर्य साम्राज्य से पहला अंतिम राजवंश कौन सा था? वो नंद डायनेस्टी थी, और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा उसको, और इसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। उसकी राजधानी क्या हो जाती है? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चौथी बौद्ध परिषद, अगेन बौद्ध परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जो कि हम पहले देख चुके हैं। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हो रही है, जिसके कारण बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में बट जाता है। अंतिम विभाजन था, यस अंतिम परिषद थी, अंतिम विभाजन है। किस स्थल पर आयोजित करी गई थी? कश्मीर में आयोजित करी गई थी। आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी, पहली परिषद, दूसरी परिषद, तीसरी परिषद और चौथी परिषद, बौद्ध परिषद। तो कहां पर आयोजित करी गई थी? कश्मीर में आयोजित करी गई थी। आपको इसकी पीडीएफ से आप इसको सही से देख सकते हैं, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर जूम करके पीडीएफ इसकी रीड करनी पड़ेगी, आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका ये हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई थी। इसको हम देख चुके हैं, संस्कृत में इसको त्रिपिटक कहा जाता है, और पाली भाषा में त्रिपिटका, ट्रिपल बास्केट कहते हैं। और प्रमुख तीन मुख्य श्रेणियों के ग्रंथ इसमें शामिल हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली या उनकी मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, उनका जन्म होता है लुम्बिनी में, कपिलवस्तु नेपाल में। पहला भाषण सारनाथ में दिया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और उनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होती है। तो कुशीनगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सांची का महान स्तूप
किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? सांची का स्तूप है, ये राज्य पूछ रहा है तो भैया सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सांची शहर में स्थित महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। मौर्य काल के दौरान ये बनाया गया और अशोक ने इनको बनवाया था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अवधि से संबंधित है। मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में अपने स्तूप के लिए प्रसिद्ध है सांची स्तूप मध्य प्रदेश। और भी बहुत सारे स्तूपा और उनके लोकेशन कहाँ-कहाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे नहीं है कि मैंने कोई भी स्तूप का नाम यहाँ पे डाल दिया है। ये वो स्तूपा हैं जो किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है? एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मूल रूप से प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक पहला स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध अध्ययन और शिक्षा के केंद्र के तौर के रूप में बनवाया गया था। तो अशोक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। क्या उनकी डायमेंशंस हैं? ठीक है, उन स्तूपों की यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त वंश किसने शुरू करा था? श्रीगुप्त ने करा था। उसके बाद घटोत्कच, फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक माना जाता है। महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम इज द राइट आंसर। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, हाँ इसी गुप्त डायनेस्टी में है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त, फिर उसके दो बेटे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ही है महाराजाधिराज। नेक्स्ट। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? अभी हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा था, जो गुप्त वंश का शासक था, जिनको महाराजाधिराज कहते थे। लेकिन ये सारे नाम चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पर हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी के दरबार में जो कि नवरत्न थे वो थे कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी। और इसी के दरबार में आर्यभट्ट थे, जो कि खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने आर्यभट्ट ने ही शून्य की अवधारणा दी थी और पाई का निकटतम मान देने वाले आर्यभट्ट ही थे। ये सारे के सारे नाम चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। नवरत्न थे और उनके गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1618 ईस्वी में नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? आप हर्षवर्धन की साम्राज्य देख रहे होंगे, पूरे रेड कलर में मार्क है। और आप चालुक्य डायनेस्टी देख रहे होंगे येलो कलर में नीचे। हर्षवर्धन उत्तरी भारत में जीतने के बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी और वो दक्षिण की तरफ प्रवेश करना चाहता था। लेकिन आप यहाँ पे जानते ही हो कि मध्य प्रदेश के अंदर दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। और ये यही पूछ रहा है, तापी को ताप्ती भी कहते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। नर्मदा नदी के तट पर किसने रोक दिया? तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक दिया वहां पर कि भैया बहुत हो गया, उत्तर भारत में शासन करो, वहीं तक रहो। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था? वो चालुक्य वंश का एक राजा था। चालुक्य वंश का संस्थापक नहीं था, पुलकेशिन प्रथम था चालुक्य वंश का संस्थापक। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को दक्षिण की तरफ रुकने से नर्मदा के तट पर ही रोक दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर खजुराहो समूह से रिलेटेड उनकी अवस्थिति कहाँ है, मंदिरों की संख्या कितनी है, किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया और किस धर्म के मंदिर वहां पर हैं? तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण चंदेल राजवंश के समय पर बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल राजा। किस धर्म के मंदिर हैं? दो धर्मों के मंदिर हैं बेसिकली, हिंदू धर्म और जैन धर्म। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में है। झांसी से लगभग 180 किलोमीटर दूरी पर है खजुराहो के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फेमस क्यों है खजुराहो के मंदिर? मंदिरों की संख्या 85 मंदिर हैं, जो नागर वास्तुकला में स्थापित हैं और मुख्य रूप से मंदिरों में ज्यादातर मूर्तियां कामुक कला में दिखाई गई हैं खजुराहो मंदिर में, जो कि हिंदू और जैन धर्मों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और उसे लूटा? तो राजा आया था महमूद गजनी, जिसको महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी तक भारत पर टोटल 17 बार अटैक किया और उसने अपना लास्ट अटैक किया था 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर उसने अटैक किया, वहां के ज्योतिर्लिंग को तोड़ा और 20 मिलियन दीनार लूट कर ले गया। बाद में उस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज के द्वारा। ठीक है, उसने महमूद गजनवी ने 1018 में मथुरा में आक्रमण किया था और 1021 में चंदेल राजा गंडा के खिलाफ कन्नौज के राजा का समर्थन करा और उसे हराया और 1025 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था, अटैक किया था। महमूद गजनवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहां पर स्थानांतरित कर दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी और दौलताबाद देवगिरी का नया नाम था। देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा गया था। तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी कब? 1326 और 1327 ईस्वी में। लेकिन उसको अपनी राजधानी फिर से दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी थी, दौलताबाद से बदलकर दिल्ली 1335 ईस्वी में दोबारा से स्थानांतरित कर दी गई दोबारा। तो कहां पे करी थी? दौलताबाद स्थानांतरित कर दी और दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दौलताबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में और इसका पहला नाम देवगिरी था। तो दौलताबाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था लोधी डायनेस्टी। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आता है, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी। बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी और उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। तो पूछ रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी इज द राइट आंसर। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी आता है और इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में बाबर ने हरा दिया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में और उसने दिल्ली सल्तनत का एंड कर दिया और इंडिया में मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? राणा सांगा को लेके वैसे ही आज के टाइम पे कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। सबसे पहले बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को हराकर पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी और 1526 के बाद अगला ही अटैक उसने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किया था राणा सांगा के खिलाफ। बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को हराया जिससे उसे मध्य भारत पर नियंत्रण मिल गया, जिससे बाबर को मध्य भारत पर नियंत्रण मिल गया था। बाबर की टोटल 4 लड़ाइयां बड़ी फेमस हैं, बैक टू बैक हैं, 1526, 27, 28, 29। पानी, खाना, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इस तरह से आपको याद रखनी है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? शेर शाह सूरी ने सोने के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के भी सिक्के चलाए। यह क्वेश्चन में एक सिक्का पूछा है, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि तांबे का सिक्का पूछ लिया जाए आपसे, तो क्या करोगे? सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। अब आप देख लो कौन सा सिक्के का आंसर आपको देना है। तो आपको आंसर देना है चांदी के सिक्के को, और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। रुपया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही किया था, जो सूर्य वंश का संस्थापक था, जिसने हुमायूं को 1539 और 1540 की लड़ाइयों में हराकर उसने ईरान भगा दिया था। ठीक है, ये वही शेर शाह सूरी है जिसने चांदी का सिक्का रुपया चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के शासनकाल के दौरान किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया था? नॉट ओनली वन पुस्तक, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा है रामायण, बाबरनामा, अकबरनामा या महाभारत, तो इसने महाभारत का
अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में, और उस फारसी भाषा में उसका नाम था रज़्मनामा, द रज़्मनामा। रज़्म का मतलब होता है युद्ध और नामा का मतलब होता है कहानी, मतलब युद्धों की कहानी। द बैटल, द बुक ऑफ वॉर, रज़्मनामा। ठीक है, ये फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर ने। तो महाभारत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे और पढ़ सकते हैं। रामायण का फारसी अनुवाद नरगिस्तान। अकबर के आदेश पर मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। और हाँ, इस क्वेश्चन में भी जो फारसी में अनुवाद करा था वो अनुवाद करने वाले कौन थे? फैजी और बदाऊनी, इन दोनों ने फारसी में अनुवाद किया था और इसको अनुवाद करने में लगभग 4 साल लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना करी थी? तो रामचरितमानस की तुलसीदास ने रचना अकबर के शासनकाल में करी थी। ठीक है, इसमें समय कितना लगा? 2 वर्ष 7 महीने लगे थे। और रामचरितमानस को तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। यह रामायण का अनुवाद नहीं है, बल्कि तुलसीदास की अपनी भक्ति से प्रेरित ग्रंथ है। उन्होंने रामायण के आधार पर अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने अकबर के टाइम पे। तो अकबर इज द राइट आंसर। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में मनाए जाते हैं? तो वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। और शाहजहां के शासनकाल में ही आगरा का ताजमहल, आगरे की मोती मस्जिद, ठीक है, और दिल्ली का लाल किला, आगरा और दिल्ली की जामा मस्जिद, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भट्टा में शाहजहां की मस्जिद, ये सब शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। और शाहजहां के शासनकाल को ही मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरान का दफन स्थान ताजमहल की प्रतिकृति कहां पर स्थित है? बीबी का मकबरा है आपके औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। आप यहाँ पे बीबी का मकबरा देख सकते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है ये ताजमहल की प्रतिकृति जैसी, ताजमहल का एक प्रोटोटाइप जैसा? जी हाँ, साउथ साउथ इंडिया का ताजमहल भी कह सकते हो इसे आप। साउथ इंडिया तो नहीं है, सेंटर इंडिया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और ताजमहल के सादृश्य होने के कारण बीबी के मकबरे को दक्कन के ताज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक की जन्मस्थली, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, को पहले क्या कहा जाता था? ननकाना साहिब को कहा जाता था तलवंडी। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को होता है। जन्म स्थान उनका लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव में हुआ था। और तलवंडी आज वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जानी जाती है, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। तलवंडी रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ एक गांव था। तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे और वो सिखों के पहले गुरु भी थे। तो ननकाना साहिब, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख द्वारा बनाई गई थी। तो दूसरे सिख गुरु कौन थे? पहले सिख गुरु हमने देख लिए, गुरु नानक देव जी थे। दूसरे सिख गुरु थे गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। लहंदा लिपि में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और गुरुमुखी लिपि का मतलब होता है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि में सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब किस भाषा में लिखा गया है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। तो गुरु अंगद देव जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित हैं? तो हम्पी तो कर्नाटक में पड़ता है ना। यहाँ पे सिंपल सा राज्य पूछा है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी होसपेट शहर के पास कर्नाटक के विजयनगर जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वो है कि यूनेस्को में कब शामिल हुआ? रामायण काल में हम्पी को किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। और हम्पी का नाम वहां की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट,
उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले मिनट 1835 के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया था। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले, और वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकाले मिनट प्रस्तुत हुई थी 1835 में। इसमें अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को बढ़ावा देने की बात करी थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वो पूरी मैकाले मिनट 1835 पूरे दिल से स्वीकार करी थी। और भारत में 1835 में सरकारी प्रस्ताव ने अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक और साहित्यिक भाषा बना दिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की शुरुआत किसने करी थी? ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या बोलती है? हमारा हिंदू जो लॉ था वो गोद लेने की अनुमति, बच्चा गोद लेने की अनुमति देता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्योंकि विस्तार ना हो, इंडियन जो रूलर्स हैं, भारतीय राजा हैं, उनका विस्तार ना हो, तो एक पॉलिसी लेके आए, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी बोला गया। ये पॉलिसी बोलती है कि आप अगर गोद लेंगे और उसको उत्तराधिकारी बनाएंगे तो आप कंपनी से पहले परमिशन लेंगे, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया और गोद लिया हुआ बच्चा आगे राजा नहीं बनेगा, ऐसा कंपनी ने शासन पारित कर दिया। तो प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना राज्य सीधे के सीधे ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित होगा। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो ये कौन लेके आया था? ये लॉर्ड डलहौजी लेके आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इसका बहुत सारे भारतीय राजा शिकार हुए और उन्होंने अपनी जानें गंवाई और अपने राज्य गंवाए। तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और इसी लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदलकर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट में बदला गया था, आपको पता ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि ये विद्रोह 10 मई को शुरू हुआ था, इसलिए सिपाही विद्रोह 10 मई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। और 1858 में ही जो कंपनी की पावर्स पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी, और शक्ति का संचालन किसके द्वारा होना है? अब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद उपाय है जिसे ब्रिटिश वायसराय द्वारा, किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा पेश किया गया था? मैंने इस क्वेश्चन को भी बारे में आपको बताया था कि एक लॉर्ड रिपन ऐसे वायसराय ऑफ इंडिया रहे हैं जिनको भारत का एक अच्छा वायसराय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक कानून था इल्बर्ट बिल, वो लेके आए थे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अंग्रेजों ने दो अवधारणाएं दी थी कि कानून का शासन होगा और कानून के समक्ष समानताएं होंगी, लेकिन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से पहले ऐसा नहीं था। जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर जो कोई भी मुकदमा चलाना है तो उसके ऊपर न्यायाधीश ब्रिटिशर ही होगा, भारतीय नहीं चला सकता था। लेकिन लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल ये लेके आते हैं, इल्बर्ट बिल, इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी हो, या ब्रिटिशर्स हो, इंडियन हो, कहीं का भी कोई नागरिक हो, उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाना है तो न्यायाधीश इंडियन हो सकता है। इस विधेयक से यूरोपीय समुदाय के भीतर भारी आक्रोश पैदा हो गया था। इसी को इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बोला जाता है, जो लॉर्ड रिपन लेके आए थे। तो लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करे थे, स्थानीय स्वशासन चालू करा था, इल्बर्ट बिल था, और फिर उसके बाद हंटर कमीशन, एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन लेके आए थे। कारखाना नियम, कौन कितने घंटे काम करेगा, किसको काम नहीं करना है, वो सारे लॉर्ड रिपन लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने नारा दिया था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटें। स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंदा के द्वारा स्थापित करा गया था 1 मई 1897 बेलूर कलकत्ता में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन इज फाउंडेड बाय द स्वामी विवेकानंदा। और विवेकानंद का जो ओरिजिनल नेम था, बचपन का नाम था, वो नरेंद्र नाथ दत्त था, और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में चटगांव में एक रेड होती है
जिसको चटगांव रेड के नाम से जाना जाता है। इस छापे की योजना सूर्यसेन ने बनाई थी। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। यह छापा स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन के नेतृत्व में मारा गया था। पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापे मारने का एक प्रयास था। तो सूर्यसेन इज द राइट आंसर। चिटगांव रेड, सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। पूरी टेबल आपके सामने है। यहां पूछ रहा है संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसकी स्थापना कब होती है? दिसंबर 1885 में दोपहर के 12 बजे, 28 दिसंबर, मतलब 1886 लगने ही वाला था, बस 2-3 दिन पहले बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है, गोलकदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। करंट प्रेसिडेंट कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ऑफिशियल मेंबर कितने थे उस टाइम पे? 72 थे, 72। और फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, 28 से 31 दिसंबर 1885 में। ठीक है, इसके चेयरमैन जो पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फाउंडर कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सर ए.ओ. ह्यूम इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? बॉम्बे में आयोजित किया गया था, 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच में आयोजित हुआ था और उसके चेयरमैन थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कहां पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था पहला सेशन, बॉम्बे जो करंट में मुंबई है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों को जीके वाले पोर्शन से डर लगता है, लेकिन अब उस चीज का सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। आप कंप्लीट जीके पैकेज की मदद से एसएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वीडियो लेक्चर्स की मदद से 1 महीने से भी कम समय में कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एकदम बेसिक ऐप इंस्टॉल करनी है, कोर्सेज वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद जीके वाले आइकन पे क्लिक करना है, आपको सारे वीडियो लेक्चर शो होने लग जाएंगे। इस कोर्स में आपको जीके मास्टर पीडीएफ ही मिलेगी, जिसमें टोटल 4000 प्लस क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशन होंगे, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपके मोबाइल या लैपटॉप में हमेशा के लिए डाउनलोड हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट ओनली जीके मास्टर पीडीएफ लेना चाहता है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिर रिज्यूम करते हैं क्लास को। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 दोनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट निर्वाचित होकर वो आते हैं। 1938 जो हरिपुरा सेशन था वो तो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 1939 में जैसे ही वो चुनकर आते हैं तो महात्मा गांधी जी के मतभेदों के द्वारा उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी सेशन का अध्यक्ष चुना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये पूछ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन 1938 का था और 1939 में त्रिपुरी सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय पूछ रहे हैं, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट को सबसे पहले तो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया में बना दिया गया था। जो भारत के मतलब सबसे लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का पहला और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वॉइसरॉय कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद इनकी ऑफिस मतलब गवर्नर जनरल की ऑफिस को ही परमानेंटली एबोलिश कर दिया गया था। तो लास्ट और प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये टेबल आपको मैं समझा चुका हूं, वो क्वेश्चन जाके रिपीट देख सकते हैं और यहाँ पे आप पूरा फोकस कर सकते हैं। पहला गवर्नर बंगाल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लास्ट कौन था? फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लास्ट कौन था? फिर फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बना? फिर लास्ट वॉइसरॉय कौन हुआ? फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? इंडियन कौन था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन पूरी तरह से भारत को सुखा रहा है, पूरा पैसा यहाँ से ले जा रहा है, ब्रिटेन भारत को बर्बाद कर रहा है, उसका खून बहा रहा है, वो भी बिना कुछ किए। ये धन की निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी
फ्रंटियर गांधी, ठीक है, इंग्लिश में इसको फ्रंटियर गांधी कहते हैं। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को महात्मा गांधी से नजदीकियों के कारण और शांतिवाद के पालक के रूप में इनको फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। ये निक नेम्स हैं बहुत सारी लीडर्स के, आप यहाँ पे पॉज करके इसको और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई और कौन पराजित हुआ? पानीपत की टोटल हमने कितनी लड़ाइयों का जिक्र करा था? पानीपत की हमने 3 लड़ाइयों का जिक्र करा था। पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हरा दिया था, अकबर की जीत हुई थी। और तीसरी लड़ाई होती है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को हरा दिया था। तो इसमें किसकी जीत होती है? अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में ये युद्ध होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठाओं से युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली का। हमारे टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।